हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंटरमीडिएट का पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक शास्त्र। यह सेट ए है और यह 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम आपको बताएंगे कि इसमें कितना समय आपको मिलेगा मेन एग्जाम में आपको हल करने के लिए और कितना कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल मिलेंगे 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट। और इसका फुल पूर्णांक होगा, यानी जो आपको जितना नंबर का जो पूछा जाएगा वह कुल 100 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 100 रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव और उसमें 50 का आंसर देना अनिवार्य है, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना अनिवार्य है। 100 में से किसी 50 का आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अब आगे प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो यानी कहने का अर्थ है कि 12वां और अंतिम अधिवेशन जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बने थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अपना राष्ट्रपति पद ग्रहण किए थे, किस दिन किए थे? वह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किए थे। और संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और इसके वो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, और दूसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसके अध्यक्ष थे, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे दूसरे अधिवेशन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के पुस्तकालय भवन में। तो आगे चलते हैं अब। तो देखते हैं, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इसी कारण हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम लोग उस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखते हैं कि देखिए, 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, लेकिन यह बनकर कब तैयार हुआ था? यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर कब? 1949 को बनकर हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए तीसरा क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। यह भाग 4 में इसका उल्लेख है। यह किसमें है? यह भाग 4 में इसका उल्लेख है। और यह अनुच्छेद यह 36 से 51 अनुच्छेद में इसका उल्लेख पूरा मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कितना से कितना अनुच्छेद है? 36 से 51 अनुच्छेद तक है। और मूल अधिकार का जो हमको मिलता है किस भाग में? यह भाग 3 में मिलता है, भाग 3 में। और यह 12 से आपका हो जाता है 35 तक। अनुच्छेद कितना? 12 से 35 तक। और यह मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार ब्रिटेन से लिया गया। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है। तो आगे चलते हैं अब। चलिए आगे नेक्स्ट, चलिए देखते हैं, संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है? यह विधि का अधिकार में आता है। पहले तो यह मानव अधिकार में आता था, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो पहले था वह किस में आता था? मानव अधिकार में। अब इस मानव अधिकार से हटाकर किस में कर दिया है? विधिक का अधिकार, यानी विधिक का अधिकार। विधिक का अधिकार मतलब होता है कानून का अधिकार। अब कानून का मन है कि आपके संपत्ति के साथ क्या करना है, नहीं करना है। नहीं तो पहले होता था क्या, जैसे मानव का अधिकार था तो जैसे मान चलिए कि रेल लाइन कहीं बन रहा है, अगर उसका जमीन आ रहा है उस रेल लाइन के क्षेत्र में, अगर वह व्यक्ति बोल देता था हम यह जमीन नहीं देंगे, तो वह सरकार नहीं ले पाती थी। इसी कारण क्या किया, वह मानव अधिकार से हटाकर उसको क्या कर दिया? विधिक अधिकार, यानी कि कानूनी अधिकार कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? हम पहले भी आपको बताए थे कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। और भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। और भाग दो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। इसमें नागरिकता का वर्णन है। और तृतीय भाग में आपका आ जाता है मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक उल्लेख मिलता है आपका। और नवम भाग में आता है आपका पंचायती राज व्यवस्था, जो कि अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 वो तक आपका नवम भाग में होता है। उसमें हम आपका इसका अध्ययन करते हैं नवम भाग में, यानी पंचायती राज का। तो अब देखते हैं 6 नंबर।
1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने सीट दिए गए थे? ऐसे तो टोटल सीट था सब मिला के 389, उसमें से ब्रिटिश प्रांत के सदस्य को 292 दिया गया था और देशी रियासत को कितना दिया था? 93 सीट दिया था। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा, 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासत को कुल कितने सीट दिए गए थे? कुल कितने सीट दिए गए थे? 93 देशी रियासत को और ब्रिटिश प्रांत को 292, और टोटल सीट कितना था? 389 था, यानी 389 सीट पे चुनाव होना था, जिसमें इतना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जिससे आदमी क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कोई पूछ दे और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जैसे आप तो ये समझ गए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहेगा तो भीमराव अम्बेडकर, अगर डायरेक्ट रहेगा संविधान सभा के अध्यक्ष रहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि इस दोनों क्वेश्चन में आदमी अक्सर क्या करते हैं, मात खा जाते हैं, यानी कि मिस्टेक कर जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना है और प्रेम से भाव से बनाना है, जिसकी एक भी आपसे गलती ना हो। फिर चलिए आगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? हम आपको इससे पहले भी बताएं कि वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ भी क्वेश्चन ये आ गया, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? यह था कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 में। यह भी आपका एग्जाम में बार बार क्वेश्चन किया जाता है कि क्रिप्स योजना कब आया था? वह 22 मार्च 1942 ईस्वी को आया था। और यह भी इंपॉर्टेंट है आपका ये माउंटबेटन योजना, जो कि आपका 3 जून 1947 को आया था। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 19। किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? वह था मुस्लिम लीग। जिस दल ने संविधान सभा के बैठकों का बहिष्कार किया था वह किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ऐसे इसमें एक ही दिया आंसर, लेकिन हम इससे आपको इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन इसका निकाल के आपको हम दे रहे हैं, जैसे कि आज तो आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा ही, और नेक्स्ट टाइम में भी आपको यह बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हमारा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और दूसरा है कम्युनिस्ट दल। कम्युनिस्ट दल की स्थापना कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था। 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किसका हुआ था? कम्युनिस्ट दल की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 70 थी। इसमें यह आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 70। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 70 थे। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? हिंदी भाषा को किस भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा का। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? हिंदी को। चलिए नेक्स्ट। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है किसकी? संसदीय सरकार की। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है किसकी है? संसदीय सरकार की। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख हमको मिलता है। किसका? चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 324 में की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है वह किसके सामने करता है? मुख्य न्यायाधीश के सामने करता है। हाईकोर्ट जो होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसी के सामने राष्ट्रपति क्या करता है? शपथ ग्रहण करता है। और प्रधानमंत्री किसके सामने शपथ ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति के सामने, ठीक ना। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का है? यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो कि पहले हो, यानी कि 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष के पहले ही इस मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75। क्या कह रहा है क्वेश्चन? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75 कहता है कि जितने भी मंत्रिपरिषद होंगे वह लोकसभा का क्या होगा? कार्यकारी होगा, यानी कि वह लोकसभा के लिए कार्य करेगा। और आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसका राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में।
राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। इसमें जो प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं वह किससे चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। उसके बाद 22 नंबर, राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित सदस्य संख्या है 25। राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित सदस्य संख्या कितना है? 25 है। उसके बाद विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और राष्ट्रपति का 5 वर्ष, प्रधानमंत्री का 5 वर्ष होता है। यह आप याद रखिए क्योंकि यह प्रायः सवाल एग्जाम में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि आपको एक ही बार में जितना बता रहे हैं वो आपके माइंड में 80% लगभग सेट हो जाए, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत उतनी अच्छे से ना पड़े, जैसे कि आपको लंबे टाइम तक अपने दिमाग में रख सकें। इसलिए हम एक क्वेश्चन को कोशिश करते हैं 2 बार बोलने का, जिससे आपका भी याद वीडियो के साथ होता चला जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो या हमारे बताने का टेक्निक अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको हम इसी तरह सारा जो क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि एग्जाम जितना भी लिया गया अभी तक में, सबका हम आपको आंसर प्रोवाइड करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, संघवाद का पुरातन अर्थात दृष्टिकोण क्या है? यह राजस्वत्ता का दृष्टिकोण। संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण क्या है? राजस्वत्ता का दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर देखते हैं। भारत संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। यह जो लिया गया है विभाजन की प्रेरणा, यह कहाँ से लिया गया? यह कनाडा देश से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच, संघ अर्थात केंद्र और राज्यों मतलब जो छोटा मोटा राज्य है वो के बीच शक्तियों का जो विभाजन होता है उसकी प्रेरणा किस पर आधारित है? कनाडा पर आधारित है। चलिए देखते हैं 27 नंबर, निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय है? यह कानून व्यवस्था। निम्न में से कौन राज्य? देखते हैं 28 नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया? यह है देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम कन्फ्यूजन है, किसी में दिया है सार्वजनिक व्यवस्था, किसी में जनसंख्या नियंत्रण। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये 28 नंबर का आंसर आप कमेंट करके बताएं क्या इसका आंसर क्या होगा। हम इसमें बहुत कन्फ्यूजन में है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमसे कोई गलत आंसर आपके पास जाए और आप कोई एक नंबर गंवा बैठें, इसलिए थोड़ा सा आप इस पर डिस्कस कर लें। देखते हैं 29 नंबर, भारत संघ में एकात्मकता का कौन लक्षण है? इकहरी नागरिकता। एकात्मकता मतलब एक नागरिक को एक ही नागरिकता, इसी को कहते हैं हम इकहरी नागरिकता। यानी कि यहाँ भारत में ऐसा व्यवस्था नहीं है कि आप दोहरी नागरिकता प्राप्त कर सके, सिर्फ यहाँ एक ही इकहरी नागरिकता है और यहाँ एक व्यक्ति को एक ही नागरिकता दिया जाता है। देखते हैं 30 नंबर, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्षों का। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। निम्न में से पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? इनमें से सभी, महात्मा गांधी भी थे, सिद्धराज डड्डा भी थे, राजीव गांधी भी थे। निम्न में से पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? इनमें से सभी थे, महात्मा गांधी, सिद्धराज डड्डा और राजीव गांधी। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में 42वां संविधान हुआ था और 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम आपको बता दिए। निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? वह था डीएमके। डीएमके ने हिंदी विरोधी आंदोलन का क्या किया था? संचालन किया था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? 1992 ईस्वी में 6 दिसंबर को हुआ था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? 1992 ईस्वी में 6 दिसंबर को हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट, लैटिन भाषा के लीबर शब्द का अर्थ क्या है? बंधनों का अभाव। यानी कि लैटिन भाषा में लीबर जो होता है उसका अर्थ क्या है? बंधनों का अभाव। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? राजनीतिक न्याय के अर्थ में। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? राजनीतिक न्याय के अर्थ में किया था। देखते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स। थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स। थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 5 से 11 तक जो उल्लेख मिलता है हमको, उसी में नागरिकता संबंधी का व्यवस्था किया गया है। यह 5 से 11 आपका आ जाता है भाग 2 में। ये कितना आ जाता है? भाग 2 हो गया ये 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक। देखिए, किस वर्ष गोवा भारत संघ का पूर्ण राज्य बना? 1987 ईस्वी में। किस वर्ष गोवा भारत संघ का पूर्ण राज्य बना? 1987 ईस्वी में। चलिए देखते हैं 42 नंबर। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? 1969 ईस्वी में। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? चीन ने। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? चीन ने किया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? वह था शिमला समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? शिमला समझौता पर। और 45 नंबर देखते हैं। किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? मैक्स वेबर ने। किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? मैक्स वेबर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है? फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? फखरुद्दीन अली अहमद। देखते हैं नेक्स्ट। शिवसेना किस राज्य का एक क्षेत्रीय दल है? महाराष्ट्र। शिवसेना किस राज्य का एक क्षेत्रीय दल है? महाराष्ट्र का। आगे देखते हैं। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। और इसमें एक और VVI क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। यह 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, क्या आप बोलेगा? 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को। चलिए यह लास्ट वीडियो था और 50 आपका और 50 को आंसर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इसके बाद जो वीडियो डालेंगे और सेकेंड पार्ट में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हम कोशिश करते हैं कि आप इसको 1 से 2 बार देखें, आपको 100% आपके माइंड में यह सारा आंसर बैठ जाएगा। अगर आप 2 सेट इसका बना लेते हैं पॉलिटिकल का, हम आपको गारंटी देते हैं कि 90% आपका पॉलिटिकल में बन जाएगा। 90% पॉलिटिकल में बन जाएगा। 90% से एक भी ऐसा कम नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, वह भी 2023 के एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में बोलें। क्योंकि सारा क्वेश्चन एनालिसिस करके हम आपको बताते हैं, जो मेन पॉइंट रहता है वो भी बता देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियो।